जिस भाई को उस सर्विस की ज़रूरत थी उसे साथ नहीं लेके आए, बल्कि साथ में 8-10 लड़के और भी लेके आए थे। मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरे ऊपर ना कुछ छापा मारने आ गया। एक बाइक पे मैं था, पापा ने न्यू बाइक ले दी और दूसरी बाइक पे मेरे पापा थे। कहते तुम अपनी बाइक पे जाओगे, मैं अपनी बाइक पे, पूरे रास्ते तुम्हें यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊँगा। आज तक मैंने अपने वालिद साहब को, मुझे नहीं लगता कि कुछ कमा के भेजा हो। आज तक मैं ऑस्ट्रेलिया में 1.5 साल गुजार लिया, मैंने 1 रुपया पाकिस्तान नहीं भेजा। अब पता डांस भी हो रहे होते हैं, ड्रेसिंग भी उस तरीके से होती है कि यार ये लड़की देखिए कैसे डांस कर रही है, ये लड़की देखिए कैसे डांस कर रही है। मरता हूँ, मेरे मरने के बाद मैं कब्र में बोलोगे वीडियोज़ देख रहे हैं, बनी तो मेरे थ्रू है, तो क्या मुझे इसका गुनाह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? टिकटॉक, फेसबुक, उसमें सब अपने कपड़े उतार के नंगा नाच कर रहे हैं। पॉर्न इंडस्ट्री में जो काम करती हैं, मैंने उनके भी इंटरव्यूज़। मैंने कहा हाँ, मेरा तो बचपन का ख्वाब था, मैं पाकिस्तान से यहाँ वीज़ा लेकर आऊँगा, मैं चौकीदार बनूंगा। उसको किसी उल्लू के पट्टे के साथ उसकी शादी कर दी जाती है और वो बेचारी सारी उम्र उस खबीस के साथ रहती है। वो खबीस उसकी ज़िंदगी उधर बर्बाद करता है। जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? आपको फिर से वेलकम है ऑज़ी डायरीज़ के अंदर। और आज एक और नई स्टोरी आपके सामने लेके आ रहे हैं। और ये मेरे भाई, मुझे तकरीबन इनको भी जानते हुए साल हो गया है। नाम है भाई का अहमद शामी। और बड़े ही प्यारे भाई हैं, बहुत ही कम्युनिकेशन लेवल जो उनसे ना भाई का बहुत अच्छा है। थोड़ी सी स्टोरी मैं भाई की बता दूं कि मैं इनको कैसे जानता हूँ। बेसिकली मैंने एक छोटा सा काम स्टार्ट किया था इधर के ऑस्ट्रेलिया में, और उस काम के सिलसिले में भाई मेरे पास एक क्रॉस रेफरेंस, मतलब मैं कोई चीज़, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, और उस सर्विस भाई के साथ जो लोग रह रहे थे फ्लैट पे उन्हें चाहिए थी। और नॉर्मली क्या होता है कि उस सर्विस के लिए एक आधे बंदा या दो बंदे मेरे पास आते होते हैं और मेनली मामला सारा सॉर्ट आउट हो जाता होता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ था कि ये अहमद भाई मुझे अपने, जिस भाई को उस सर्विस की ज़रूरत थी उसे साथ नहीं लेके आए, बल्कि साथ में 8-10 लड़के और भी लेके आए थे। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरे ऊपर ना कुछ छापा मारने आ गया। तो ऐसे हुआ कि उधर से हमारा वो एक सिलसिला शुरू हुआ, एक ताल्लुक़ शुरू हुआ, और उसकी बेस पे बड़ा ही प्यारा भाइयों वाला रिश्ता बना। और मुझे उस बिज़नेस को रन करने के लिए जो उनसा है कुछ लिंक्स, ऑब्वियसली हर काम को रन करने के लिए कुछ लिंक्स चाहिए होते हैं, और ये मेरा एक वाहिद ऐसा लिंक था जिसने मुझे अपने उस बिज़नेस को ग्रो करने में बहुत हेल्प की। मुझे इन लोगों ने रेफ़र किया, और सबसे जो बड़ी चीज़ जो मुझे इनकी सबसे अच्छी लगती है वो ये लगती है कि ना सिर्फ अहमद, बल्कि अहमद के साथ जो बाकी लड़के भी रहते थे उन्होंने भी मेरे से वो सर्विस ली। प्लस मुझे इन लोगों ने जो इज़्ज़त दी, अ, मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। नॉर्मली क्या होता है कि मैं जिस काम में हूँ उस काम में लड़के ऐसी ऐसी हरकतें करके जाते हैं कि मतलब आपका पूरा दिन, क्या आपका पूरा वीक उस टेंशन में ख़राब हो जाता है। वैसे मैं ख़ुद इस मेन पॉडकास्ट में मैं बात भी यही करता हूँ कि स्टे पॉजिटिव, और लोगों के जो नेगेटिव रवैये हैं वो आपकी ज़िंदगी में उनका कोई नेगेटिव रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे इस तल्लुक़ ने जो मेरा अहमद के साथ बना, इसमें मुझे इतना अपलिफ्ट किया। ये बातें मैंने अहमद को भी पहले कभी नहीं की हुई। तो बेहतर ये होता है कि तारीफ़ वही होती है जो एक तो बंदे के पीछे हो और दिल में हो। लेकिन इस बात को यहाँ पे करने का ये मकसद ये भी था कि यार ये जो ग्रेटनेस है, जो आई थिंक शायद अहमद को भी नहीं पता कि मेरे अंदर जो इतनी इस किस्म की ग्रेटनेस है। नॉर्मली क्या होता है कि लोग आपको जब इज़्ज़त देते हैं ना, तो दो तरह के लोग होते हैं। एक एक लोग ऐसे होते हैं कि जो ये कहना चाह रहे होते हैं कि भाई मैं तो डिज़र्व करता हूँ ये इज़्ज़त, और मैं तो हूँ, मतलब वो मेनली उनकी ईगो होती है। दूसरी साइड पे वो लोग होते हैं जो आपको इज़्ज़त देते हैं और आप उस पे डबल ट्रिपल हम्बल और मज़ीद हो जाते हो, इस वजह से कि यार ये उसकी ग्रेटनेस है जो वो मुझे शो करवा रहा है, ना कि आपका कुछ है। आप तो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, और वो मैं अगर सर्विस प्रोवाइड नहीं करूँगा तो ये लोग जाके किसी और से भी वो सर्विस ले सकते हैं। खैर एनीवेज़, ये एक छोटा सा इंट्रो था, और मैं इसको बताना लाजमी समझ रहा था कि ताकि जो उनसा है ऑडियंस को पहले पता लग सके कि मैं जिस पर्सनैलिटी को आज यहाँ पे बुलाया हुआ है कि वो कितना ख़ास बंदा मेरे लिए। चलें शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आज बहुत कुछ निकलेगा आज के पॉडकास्ट में भी। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज हमें टाइम दिया। वालेकुम अस्सलाम उमर भाई।
आपका बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह मेरा तारुफ़ करवा दिया है मुझे नहीं लगता था कि मैं इस तारुफ़ का इतना काबिल भी हूँगा। जिस तरह मोहब्बत से आपने मेरा तारुफ़ कराया, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और मेरा नाम अहमद नदीम शामी है। मैं पहले क्लियर कर दूँ, बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि शामी तेरे नाम के साथ क्यों लगता है तुम्हारे नाम के साथ शामी। बेसिकली जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे वो पार्टीशन से पहले इंडिया में ही उस वाली साइड पे ही रहते थे। वहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे हज़रत अब्दुल नबी शामी, अभी भी है उनका वहाँ पे मज़ार मौजूद है। जिस एरिया में उनका मज़ार है वो है शाम 84, तो लोग उन्हें लक़ब दे दिया शामी का। तो बेसिकली हम उनकी जनरेशन में से, जैसे मुजीबुर रहमान शामी हैं, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, यासिर शामी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो ये सारे मतलब उन्हीं जनरेशन में से हैं। तो लोगों की ये भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि शामी हमारे नाम के साथ क्यों लगता है। तो बेसिकली इसलिए अहमद नदीम शामी पूरा मेरा नाम है। सही। अहमद, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि पहले तो इस चीज़ का, क्योंकि मुझे भी कोई ख़ासा आइडिया नहीं है, मैं भी कभी टाइम शायद नहीं मिला कि मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा हो। आपको ऑस्ट्रेलिया टाइम कितना हो गया? ऑलमोस्ट 1.5 ईयर, 1.5 साल होने वाला है। 1.5 साल हो गया, तो मतलब काइंड ऑफ आप अभी न्यू ही हैं यहाँ पे। न्यू ही है, बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है, ऑलमोस्ट हर पॉडकास्ट में मैं ये हर बंदे से पूछता हूँ, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया आने के पीछे वजह क्या थी? क्या ऐसी मेन रीज़न थी कि आपने किसी दूसरी कंट्री को चूज़ नहीं किया, और क्या एक्सपेक्टेशंस आप लेके आए थे, और यहाँ पे आके आपको क्या ऐसा कोई शॉकिंग मिला, या ये सब आपने पहले से सोचा हुआ था, प्लान किया हुआ था कि ऐसा ही होगा? उमेर भाई, ऑस्ट्रेलिया आने की ना बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो मेरा कोई प्लान नहीं था ऑस्ट्रेलिया आने का। मैं वी आर 3 सिबलिंग्स, मेरी 2 बहनें और मैं एक भाई हूँ, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। मेरी एक बहन मैरिड है और एक बहन बैचलर्स उसने कंप्लीट होने वाला है। और जो मेरे वालिद साहब हैं वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी लाहौर के अंदर एक ऑफिसर हैं। ओके। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। तो अब मैं सबसे बड़ा इकलौता बेटा। मेरे पेरेंट्स तो मुझे शाम को 5 बजे के बाद घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। अच्छा। मैं यूनिवर्सिटी जाता था, मुझे अपने यूनिवर्सिटी का पहला डे याद है कि मैंने पहली दफ़ा मुझे बाइक भी नहीं चलानी आती थी। पहली दफ़ा बाइक, मैं जब यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे था ना, तब बाइक पे बैठ के अपने उस एरिया से बाहर गया था, अपने मोहल्ले से बाहर पहली दफ़ा बाइक पे गया था। और पापा ऐसे था, एक बाइक पे मैं था, पापा ने न्यू बाइक ले दी, और दूसरी बाइक पे मेरे पापा थे। कहते तुम अपनी बाइक पे जाओगे, मैं अपनी बाइक पे, पूरे रास्ते तुम्हें यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊँगा। अच्छा। तो मतलब इतना उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा। फिर मैंने, जैसे ही मेरी बैचलर्स कंप्लीट हुआ, मैंने मास्टर्स ऑफ मैस कॉम किया हुआ है, बैचलर्स ऑफ मैस कॉम, वहाँ से UMT लाहौर से, मीडिया कम्युनिकेशन भी इसको आप कहते हैं। मेरे माइंड में यही था कि मैंने जर्नलिस्ट बनना है। जब मेरी डिग्री कंप्लीट हो रही, तब न्यू मीडिया चैनल्स बन रहे थे। पब्लिक रिलेशन एक चैनल है, मतलब डिफरेंट चैनल्स थे जो न्यू वहाँ पे बन रहे थे। लेकिन जैसे ही मेरी डिग्री पास आउट होती है तो मीडिया पर डाउनफॉल आता है, और जिसकी वजह से जॉब्स बिल्कुल मार्केट से ख़त्म हो जाती हैं। पाकिस्तान में जॉब्स मिलती ही नहीं हैं। अगर मीडिया में, आपको, मुझे याद है कि मैंने इंटरव्यू दिया था, फर्स्ट जॉब जो मुझे मिल रही थी वो 12,000 पर मंथ पे मिल रही थी। और उसके अंदर काम था मॉनिटरिंग होता है कि मतलब एक मॉनिटर रूम होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा LCDs लगी होती हैं, डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स उस LCDs पे चल रहे होते हैं, और डिफरेंट चैनल्स के ऊपर डिफरेंट टिकर्स, मतलब आप समझ लें हेडलाइंस चल रही होती हैं। ठीक है, आपने वो नोट करना होता है कि किस चैनल पे क्या हेडलाइन चल रही है, और अगर आपके चैनल पे वो नहीं चल रही, आपने कंट्रोल रूम में बताना होता है कि वो हेडलाइन वहाँ पे आप चला दें। इसके अंदर मुझे लगा कि मैं क्या ही सीखूंगा, पूरा दिन मैं बैठूंगा और सिर्फ हेडलाइंस देखूंगा और बस इनफ, कुछ सीखने को मेरे पास नहीं था। फिर मैंने वो जॉब नहीं की, मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ सीखना है, मैंने कोई दूसरी जॉब करनी है। फिर उसके बाद मेरी एक जगह जॉब होती है पाकिस्तान में, एक न्यू स्टार्टअप था वहाँ पर एज अ कंटेंट क्रिएटर, जहाँ पे मैंने वीडियोस बनानी थी और मैंने प्रोडक्ट शूट्स वगैरह करने थे। वो मेरी फर्स्ट जॉब थी जो ऑफिशियली मैंने की, और उसके मुझे 45,000 पर मंथ मिलता था। लेकिन वहाँ पे भी अब मेरे हमेशा, जब मैंने जॉब की है ना, मैं कहता हूँ असूल पे और कमिटमेंट्स पे आप पूरा उतरो। अगर मैं कमिटमेंट्स में पूरा हूँ ना, तो अगला बंदा भी कमिटमेंट्स के ऊपर पूरा उतरे। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में जिस तरह जॉब्स का और जिस तरह हालात हैं, जो आपके ऑनर्स और बॉस होते हैं ना, वो इस तरह नहीं करते। तो ऐसा ही हुआ, वो जॉब में ज़्यादा देर तक नॉर्मल बंदे भी नहीं है। एग्जैक्टली कमिटमेंट नाम की तो बस सिर्फ जुबान तक बात है। बिल्कुल ऐसे, अगर हम उनको पूरा 100% दे रहे हैं और अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ का ज़रा भी ख्याल ना करें, तो मैं नहीं समझता कि मुझे उसकी ज़रूरत है। और मैंने जितनी भी जॉब्स की, मुझे फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। आज तक मैंने अपने वालिद साहब को, मुझे नहीं लगता कि कुछ कमा के भेजा हो। आज तक मैं ऑस्ट्रेलिया में 1.5 साल गुजार लिया, मैंने 1 रुपया पाकिस्तान नहीं भेजा, ना पापा ने मेरे से मांगा है। इवन मैंने मंगवाए होंगे, भेजा मैंने कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि सेल्फ मेड बन, ठीक है, जो करना है खुद कर लो आप, मुझे आपकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं खुद एक इतनी अच्छी जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे आपसे तो कुछ चाहिए भी नहीं, आप खुद कुछ बन जाओ और कर लो। अच्छा, इस तरह मैं जॉब्स करता था, 1-2 मैंने जॉब्स की, मेरा जॉब्स में दिल ही नहीं लगता था। मैं कहता था मैंने खुद बिज़नेस करना है, खुद बिज़नेस करना है।
फिर खैर अब मुझे ये भी लगता था यार मैं पापा से इन्वेस्टमेंट लेके क्यों काम करूँ, मैं खुद ही अर्न करके काम कर लूँ। अब मैं जॉब करता था, जॉब से आपको मिलता है एक 45,000 मिला, लेट्स सपोज मुझे एक पहली सैलरी, मैंने 2 माह वो जॉब की, मेरे पास 90,000, खा पी के उड़ा दिया। क्या सेव करूँगा मैं उसके ऊपर, और क्या इन्वेस्टमेंट जमा करूँगा अपने बिजनेस के लिए। हाँ। खैर जॉब से मेरा माइंडसेट बिल्कुल ही ख़राब हो गया। मैंने कहा जॉब तो नहीं मेरे से अब होती, मैं बिज़नेस ही करूँगा। मैंने अपने वालिद साहब को बताया कि पापा मैंने ऐसे बिज़नेस करना है। उन्होंने कहा क्या करना है, मैंने कहा यार मैं ना अपना प्रोडक्शन हाउस बनाता हूँ, ठीक है, स्टूडियो बनाऊंगा मैं, वेडिंग इवेंट्स वगैरह और जितनी पीआर कैंपेन्स हैं और कंटेंट क्रिएशन मैं करूँगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट दे दी, मैंने एक स्टूडियो बनाया, कैमरास लिए, मैंने लड़के हायर किए, हम वेडिंग इवेंट्स करते थे, अच्छे खासे इवेंट्स करते थे, मतलब अच्छे लेवल पे इवेंट्स करते थे। आप समझ लें 1 लाख 2 लाख प्लस हमारी अर्निंग होती थी एक इवेंट की। वो काम स्टार्ट हो गया। अब वो काम स्टार्ट होते होते मैं एक टाइम आता है कि मैं हो जाता हूँ बीमार। अब मैं बीमार होता हूँ और मैं बस बहुत ज़्यादा मैं हॉस्पिटलाइज हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है। अब मुझे लड़कों की कॉल आती है कि भाई वो ना वीडियो एडिट कर रहे हैं हम, तो आप बताएं आगे किस तरह इस प्रोजेक्ट को लेके जाना है। वो शादी की वीडियोज़ हैं, वो मैं एडिट कर रहा हूँ, वो वीडियोज़ हैं, कुछ इस तरह मसला आ रहा है। मैं ऐसे बेड पर लेटा होता हूँ, मैं सोच रहा होता हूँ। उससे पहले एक वाक़या मेरे साथ ये हो चुका होता है, मैं ऑफिस जाता हूँ, आपको पता है वेडिंग इवेंट्स जिस तरह के होते हैं, शादियाँ होती हैं, जितनी आप मोड इवेंट्स देख लें, मोड शादियाँ, आपको पता है डांस भी हो रहे होती हैं, ड्रेसिंग भी उस तरीके से होती है। मैं एक दफ़ा अपने ऑफिस में एंटर होता हूँ, 3-4 लड़के जो मैंने बाहर से हायर किए थे, वो अपनी एलसीडीज़ के ऊपर ना वीडियोस एडिट करने की बजाय वीडियोस देख रहे थे कि यार ये लड़की देखिए कैसे डांस कर रही है, ये लड़की देखिए कैसे डांस कर रही है। मैं देख के एकदम मेरे माइंड में आया यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, कि एक मेरा जो कस्टमर है वो ट्रस्ट करके मुझे अपनी वीडियोस दे रहा है ना अपने इवेंट्स की, वो उनकी माएँ बहनें जो भी हैं, और यहाँ पे मैं एडिट कर रहा हूँ। अब मैं जिस लड़के को बाहर से हायर भी करूँगा, अब मैं अपने घर के बंदों को तो हायर करने से रहा कि मुझे प्रॉपर ट्रस्ट होगा, मुझे बाहर से बंदे हायर करने पड़ेंगे। अब मैं हर किसी बाहर के बंदे की गारंटी भी नहीं ले सकता कि वो सही भी होगा। हम्म। अब वीडियोस मेरे थ्रू बनी हुई हैं, ठीक है। अब मैं वहाँ पे लेटा लेटा ये सोच रहा हूँ कि यार मेरे पीछे भी इस तरह वीडियोस देख रहे होंगे, लेट्स सपोज मैं मर जाता हूँ, मरता हूँ, मेरे मरने के बाद मैं कब्र में बोलोगे वीडियोस देख रहे हैं, बनी तो मेरे थ्रू हैं, तो क्या मुझे इसका गुनाह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे माइंड में ये क्वेश्चन चलता रहा चलता रहा चलता रहा। मैं बड़ा परेशान। मैंने ये बात अपने दादापू से डिस्कस की, ये तो मेरे दादापू ने कहा तुम्हारी नीयत साफ़ है। मैंने कहा जी अब्बू जी मेरी तो नीयत साफ़ है। वो कहते हैं देखो अब एक बंदा है वो शराब बेचता, लेट्स सपोज, वो कहे मैं तो बेच रहा हूँ, मैं पी थोड़ी रहा हूँ, वो सही है। मैं एक सोच में पड़ गया, मैंने कहा ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने वो काम ख़त्म कर बूढ़े बंदे ना बड़ी लंबी बात को एक छोटे से जुमले में बता देते हैं और उसके बाद आपको सोच में खुद ही डाल देते हैं कि सोचो मैंने क्या कहा। एग्जैक्टली अब मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ और मैं हॉस्पिटल में हूँ, तबीयत बहुत खराब, ड्रिप्स लगी हुई हैं। मैं सोच रहा हूँ यार अगर मैं मर जाता हूँ, मेरे मरने के बाद ये वीडियोस कहाँ कहाँ जाती हैं, कितने कितने लोग देखते हैं, अब क्या मुझे गुनाह मिलता रहेगा क़यामत तक कि नहीं। मैं दीन को फॉलो करता हूँ और मुझे ताकि मैं हलाल कमाऊँ। फिर वहाँ पे ऐसा मतलब मेरे साथ होता है कि मैं वो काम ही छोड़ देता हूँ। मैं कहता हूँ पापा ये काम नहीं मेरे से होगा। पापा कहते इतने पैसे ये सब चीज़ें, मैंने कहा सब बेच दें, मेरे से ये काम नहीं होगा। वो छोड़ के मैं आया तो अमेज़ोन की तरफ। पापा ने कहा कुछ? पापा ने कुछ भी नहीं कहा, आज तक कुछ भी नहीं कहा, सारा पैसा ज़ाया। उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं है, छोड़ दो, हलाल का माना, तुम्हारा माइंड नहीं मानता, मैं भी नहीं कुछ कहूँगा। बड़े पैसे पापा के ज़ाया किए हैं, लेकिन मैं बड़ा उनको अप्रिशिएट करूँगा कि ऐसे वालिद अल्लाह ताला सबको दें और होंगे भी, इंशाल्लाह कि इंशाल्लाह। उन्होंने आज तक मेरे से 1 रुपये का हिसाब भी नहीं मांगा। मैंने कहा मुझे 5 लाख नहीं, 5 लाख मेरे पास है। उन्होंने ये नहीं कहा कितने का कैमरा आया, दिखाओ कहाँ पे ऑफिस लिया, आज तक उन्होंने मुझे ये नहीं कहा। मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे अहमद की बात को 1 मिनट स्टॉप करके ऑडियंस को कुछ कहना चाहता हूँ। ये मैसेज मेरा बच्चों के लिए नहीं है, ये मैसेज मेरा अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है कि देखें आपने सारी उम्र बेशक 30 साल लगा दिए हैं या 40 साल लगा दिए हैं और आप एक अच्छी अर्निंग एक बचा चुके हैं, कुछ पैसे आपने कमा लिए हैं। और मैं इस बात पे भी बिलीव करता हूँ कि जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो ऑफ कोर्स अपनी ज़िंदगी एक हद तक जी चुके हैं और मेनली उनके अब वो बच्चों के लिए कर रहे होते हैं। काफ़ी सारे पेरेंट्स, हर माँ बाप यही चाहता है कि उसका बच्चा तरक्की करे, उसका बच्चा आगे बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच होने के बावजूद कुछ माँ बाप की भी मिस्टेक्स होती हैं। मैं सिर्फ माँ बाप की मिस्टेक्स नहीं, यहाँ पे मैं बच्चों को भी आगे डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए मैसेज ये है कि यार आप अपने बच्चे को थोड़ा सपोर्ट करें। आपका जो बच्चा होता है ना उसको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस अगर कहीं से मिलता है ना, तो ख़ास तौर पे जो लड़के हैं, लड़कों को सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस उसको अपने बाप से मिलता है। बाहर 10 दोस्तों या
जितनी मर्ज़ी उसकी फ़ैन फॉलोइंग है या कुछ भी है, बाहर आके 10 लोग गले मिल के या सर पे हाथ रख के या कंधे पे एक, जिसे कहते हैं पंजाबी में एक लफ्ज़ बना हुआ है थपकी, थपकी दे के जितना मर्ज़ी किसी को मोटिवेट कर लेना, उसको वो मोटिवेशन का लेवल नहीं मिल सकता जो कि एक फादर मोटिवेशन का लेवल होता है उसके लिए। तो मेरा सारे ही वालिद जो इसको जो पेरेंट्स, माँओं की बात नहीं कर रहा, माँ का काम है परवरिश अच्छी से अच्छी करे अपने बच्चे की, बाप का काम है कि अपने बच्चे को सपोर्ट करे। अगर आपकी वालदा ने आपकी परवरिश अच्छी की है, आपको अच्छे गुड एथिक्स दिए हैं, आपको दीन का, रिलीजन का अच्छा नॉलेज दिया है और आपको करके दिखाया है ना, कि मैंने एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, मैंने अक्सर पेरेंट्स को ये देखा है, बेटा झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, ये नहीं करना, आपने यहाँ पे ये नहीं जाना, ये गंदा खाना नहीं खाना, रिश्तेदारों के साथ ऐसे नहीं करना, ये सब बातें वो बता रहे होते हैं लेकिन इसके ऑपोजिट वो खुद कर रहे होते हैं। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन भी सारे माँ बाप से है कि अगर आप लोग भी इस फेज़ से गुज़र रहे हैं, अगर अभी रिसेंटली आपके बच्चे हुए हैं या आपके बच्चे अगर थोड़ा से ग्रो कर चुके हुए हैं, 13 14 15 या यंगस्टर्स हैं अगर आपके बच्चे, तो उनके गले मिलें, उनसे उनको इमोशनल सपोर्ट दें। इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपका आपके बच्चों के साथ कनेक्शन ही नहीं है, तो आपका बच्चा फिर अगर आपसे लर्न नहीं करेगा या आपके साथ कोई अपना मसला शेयर नहीं करेगा, तो वो जाके फिर बाहर किसी और के साथ शेयर करेगा, और बाहर उसके मुफलिस दोस्त या मुफलिस लोग नहीं बैठे हुए, वो उसको कुछ भी मशवरा देंगे, वो कोरा कागज़ है, वो उसके पीछे लग जाएगा या वो अपनी अंडरस्टैंडिंग लर्निंग करेगा। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर बच्चा इन्फ्लुएंस हुआ है कि भाई मैंने तो ये करना है, फ़लाने ने फ़लानी गाड़ी ले ली है तो मैंने भी ये गाड़ी लेनी है। वो आके घर पे ज़िद भी करेगा, और फिर आजकल के पेरेंट्स फिर ये आगे से कह रहे होते हैं कि जी हमारे बच्चे तो ज़िद करते हैं, हमारे बच्चे तो ख़राब हो गए हैं, पढ़ते नहीं हैं। अगर आप अपना रोल पूरा अदा नहीं कर रहे, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप अपने बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट करें। मैं अपने कई ऐसे दोस्तों को भी जानता हूँ कि जिनके पेरेंट्स यहाँ तक बातें कह देते हैं कि तूने तो हमें ज़लील ही किया, तूने तो ज़िंदगी में हमें ज़लील ही किया है, फ़लाने के बच्चे को देख, फ़लाने का बच्चा कहाँ पहुँच गया है, फ़लाने के बच्चे ने तो इतने नंबर ले लिए हैं, फ़लाने के बच्चे ने तो फ़लानी जगह पे जाके सेटलमेंट हो गया है। आप अपने बच्चे को खुद ही कंपैरिजन में डाल दें हैं, वो बच्चा कल को कुछ अचीव कर भी लेता है तो उसको ऐसे लगता है कि अगर मैं अपने अब्बे को ही कन्विंस नहीं कर पाया, ठीक है, तो मैंने ज़िंदगी में क्या ही उखाड़ा। अभी शामी के मैं वाले साहब को भी बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूँगा, अगर वो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि सर क्या ही जेम किस्म का बच्चा आपने किया है, और इसमें नज़र आ रही है कि आपने जो ये, मुझे ऑब्वियसली मैं इसको इतना नहीं जानता था, मेरी तो सिर्फ इससे एक कह लेंगे बिजनेस के तौर पे डीलिंग थी, या इसकी वजह से मेरे कनेक्शंस बहुत ज़्यादा बने हैं, और इसके अंदर मैंने एक जो नेचुरल इनबिल्ट एक टैलेंट देखा है कि इसको लोगों के साथ कनेक्शन बनाने भी बहुत अच्छे आते हैं, और जो कि जेन्युइन कनेक्शंस है। तो ऑफ कोर्स इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल आपकी पेरेंटिंग का है, और जिसमें से अब ये मैं बाकी पेरेंट्स को भी इसी वजह से बता रहा हूँ कि सर ये देखें, ये होती है पेरेंटिंग, कि बच्चे को सपोर्ट घर से ही मिल रही है। अब इस बंदे को ये कल को किसी बड़े नुकसान में भी चला जाता है, या कोई इसके अंदर ये इनबिल्ट आ चुकी है एक प्रैक्टिस कि ये कल को कोई बिज़नेस लाजमी करेगा, और मैं देख रहा हूँ कि ये आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे कामयाब होगा, अपना कोई बिज़नेस रन कर रहा होगा। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये है कि पेरेंटिंग है, कि पैसा लगाया, मतलब ऐसी कितनी आवाम पाकिस्तान की है या जो ये चीज़ सोचती है कि मैं एक सिर्फ वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, और जिसकी एडिटिंग में उसके लड़के, खुद भी नहीं वो, उसके लड़के अगर वो ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि भाई ये देख ये लड़की कैसी लग रही है, ये फलाना कैसी लग रही है, और वो बंदा इस पे ये बात सोच रहा है कि यार किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत जोन सी है वो मेरे काम के थ्रू रिवील हो रही है, ठीक है, वो तो ऑफ कोर्स माओ बहनों बेटियों को खुद भी ख्याल करना चाहिए कि जो शादी ब्याह पे जो आजकल के हमारे माहौल बन चुके हुए हैं, हर बंदा सोशल मीडिया से, इंडिया से, किसी स्पेसिफिक कंट्री को मेंशन नहीं करूँगा, जिधर से भी आप ये नंग गंद गाना नाच जो देख रहे हैं और दीन से जो कि बहुत ही दूर है,
तो उसको आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ में अब ऐड कर चुका हुआ है, टिकटॉक, फेसबुक, उसमें सब अपने कपड़े उतार के नंगा नाच कर रहे हैं, और सिर्फ जस्ट फॉर द केस ऑफ यू हैव टू गेट फ्यू लाइक्स, यू हैव टू गेट फ्यू डॉलर्स, आपको इसमें मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे, डोपामीन हाई होगा। ठीक है, आजकल मैंने ऐसे ऐसे यंगस्टर्स को देखे हैं, उनको ये टेंशन पड़ी, उनसे पूछो आपको क्या टेंशन पड़ी, यार मेरी वीडियोस पे लाइक्स नहीं आ रहे, मुझे तो क्या नाम लेते हैं यूट्यूब पे चैनल बनाया था, उधर से पैसे नहीं आ रहे। रिगार्डलेस ऑफ कि आप क्या कंटेंट माशरे में प्रोड्यूस कर रहे हो, उससे आने वाले अहमद, यहाँ पे ना मैं एक छोटी सी और बात ऑडियंस के लिए ही करना चाहूँगा। जी मैंने चंद, अब ये बात अगर आप ये पॉडकास्ट फैमिली के साथ बैठ के देख रहे हैं तो अप टू यू, मैं कोई ऐसी इखलाक से गिरी हुई बात नहीं करूँगा, लेकिन करनी ज़रूरी है। मैंने इवन इटसेल्फ, मैंने जो लड़कियाँ पॉर्न में काम करती हैं, पॉर्न इंडस्ट्री में जो काम करती हैं, मैंने उनके भी इंटरव्यूज़ देखे हैं, आप खुद जाके सर्च कर लें। वो अपनी लाइफ से इतनी डिससेटिस्फाई हैं। ऐसी है। क्यों? अब थोड़ी सी उसके पीछे बैकग्राउंड चेक करें आप, कि वो कहती हैं कि हमने जो भी करके, ठीक है, कोई रिलीजन को नहीं फॉलो कर रही, मैं तो यहाँ पे इस्लाम की बात भी नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन दीन ने तो आपको अडल्ट्री से वैसे ही सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया, ठीक है। अब वो लड़कियाँ, उन्होंने मूवीज़ बना दी, वो कहीं पे कोई देख रहा है, व्हेन दे गो आउट इन पब्लिक, वो ये खुद बता रही, मैं, मेरे अल्फाज नहीं है, ये वो लड़कियां जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं, वो ये कहती हैं कि हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम कपड़े उतार के पब्लिक में जा रहे हैं और लोग हमें ऐसे देख रहे हैं कि जैसे हमने कुछ भी नहीं पहना हुआ, और हमें इतनी एम्बैरसमेंट फील होती है क्योंकि वो काम अब हमने कर लिया हुआ है और वो रिकॉर्ड हो चुका है और वो हर बंदे के पास है, ठीक है। तो आप जो कंटेंट बना रहे हैं, आपके तो दीन आपको ये कहता है कि आपके मुंह से जो अल्फाज निकल गए हैं ना, तो आप उसको सोच समझ के पहले निकालें, क्योंकि वंस इट्स गॉन इट्स गॉन। फिर नहीं आप ऐसे कर सकते कि मैं आज अहमद को 4 गालियां निकाल दूं, अगले दिन मुझे एहसास हो और मैं उसके बाद अहमद से अपोलोजाइज़ भी कर लूं, अहमद बेशक मुझे माफ़ भी कर देगा, ये उसका बड़ापन है, लेकिन क्या वो तलख बात जो मैंने आपको कही, क्या वो कभी दिल से निकल पाएगी? तो आपके एक्शंस, आपकी बातें, ये सारी एग्री करती हैं। बात को थोड़ी लंबी चल गई है, हम अहमद के इंटरव्यू की तरफ ही वापस आते हैं। अहमद भाई, इस दफ़ा ना मैंने थोड़ा सा पॉडकास्ट का रिदम थोड़ा सा चेंज किया है, मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस लिख के भी रखे हुए हैं जी ताकि वो थोड़ा सा कुछ डीप क्वेश्चंस हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर ना करना चाहें, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं उसमें से, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए तो नहीं है, ये जनरल क्वेश्चंस हैं, मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूँगा। अहमद भाई, आप क्या सोचते हैं कि लाइफ में हार्ड वर्क करना कितना इम्पोर्टेंट है? उमेर भाई, मैं कहता हूँ हार्ड वर्क तो आपको करना चाहिए, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। मेरा अगला क्वेश्चन यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब हार्ड वर्क आप देख लें, एक तो गधा भी हार्ड वर्क करता है। आप उसके ऊपर सुबह आप एक जो उसका रखवाला है वो आता है, ईंटें रखता है, गधे के ऊपर आप ईंटें रख दें, उसको एक ही काम की, सुबह से 9 to 5 वो एक ही काम करेगा, हार्ड वर्क करता रहेगा, ग्रोथ उसमें नहीं करेगा वो। 9 to 5 जो बंदे मैं ये कहूँगा गधे वाला काम करेंगे ना, हार्ड वर्क करते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हार्ड वर्क करना गलत है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं ना, अगर आपका हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का बैलेंस नहीं होगा तो मैं नहीं समझता कि आप कुछ ज़्यादा अचीव कर पाएंगे लाइफ में। अब हार्ड वर्क करके आप क्या ही अचीव कर लेंगे? 9 to 5 एक बंदा, मेरे वालिद साहब हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं ना, सैलरी 1 लाख प्लस होगी उनकी, हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, फील्ड में भी जाते हैं, फैक्ट्रीज भी सील करते हैं, लेकिन इससे वो क्या, मैं अचीव तो उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इससे ज़्यादा वो क्या ही अचीव कर सकते हैं। जो काम अगर आप लेट्स सपोज स्मार्ट वर्क करके बिज़नेस में कर सकते हैं, अगर आप बिज़नेस में कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करें स्मार्टली, तो वो ये कि ऑल इन वन है, कोई वक्त की कैद नहीं है, ठीक है, आप अपना बिज़नेस अपने मुताबिक कर सकते हैं। लेकिन हार्ड वर्क के अंदर अगर आप एक ही रूटीन फॉलो करते रहे 9 to 5 और उसके अंदर कोई मतलब आपकी मैं ये कहूँगा कि न्यू चीज़ें आप सीख नहीं रहे, लाइफ से कुछ नया नहीं सीख रहे, एक ही रूटीन को फॉलो करी जा रहे हैं और उसी लूप में घूमी जा रहे हैं। अब जिस तरह यहाँ पे एक आप समझ, यहाँ पे न्यू बच्चे आते हैं, वो उबर करते हैं, मोस्टली उबर करनी है, उबर एक हार्ड वर्क है, वो 9 to 5 या 12 से 12 घंटे उबर ही करते जा रही हैं, उससे बाहर निकल के वो सोच नहीं रहे। जबकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है बिज़नेस की, बिज़नेस के अलावा यहाँ पे बहुत सी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उबर से निकल के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर वो ये नहीं करेंगे तो वो उबर वाले लूप में ही घूमते रहेंगे, क्योंकि ईजी है,
हाँ, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मैं आपकी बात के साथ 100% एग्री करता हूँ। मुझे तकरीबन 6.5 साल हो गए और मैंने कह लो कि मैंने भी बहुत ऊबर किया, ऊबर जी। भी की है, ऊबर अभी अभी भी करता हूँ वीकेंड्स पे जॉब के साथ भी। लेकिन मैंने एक टाइम पे जाके ये लिख लिया था, मैंने इसको अपना बना लिया था। अभी मैं उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट किसी हद तक कामयाब हो गया हूँ, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आगे भी इंशाल्लाह। हो जाएगा। मैंने इस चीज़ को सोच लिया था कि यार मैं सारी उम्र ऊबर नहीं कर सकता, एग्जैक्टली। मैं सारी उम्र टैक्सी नहीं कर सकता, जी। मैं सारी उम्र 9 to 5 भी नहीं कर सकता। मुझे ऐसा करना है कि जिसमें मेरी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मेरा आज दिल कर रहा है काम पे जाने को तो मैं जाऊंगा, अगर मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल कुछ और कर रहा है करने को, तो मैं कुछ और कर लूँगा। मैंने रिसेंटली अभी एक बुक पढ़ी थी, उस बुक में भी वो ये बात कहता है, वो कहता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा, मतलब आजकल आप किसी से भी क्वेश्चन पूछें, यार आप अमीर होना चाहते हैं? हाँ अमीर होना चाहता हूँ। अब इनमें आगे दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक लोग जो अमीर तो हर कोई होना चाहता है। एक ऐसी आवाम है जो उसके लिए वाकई कुछ कुछ जी। सिस्टम्स बना रही है, कुछ उस पर वर्क कर रही है, या कोई बिजनेस ऑपरेट कर रही है, मतलब अपनी जर्नी में कहीं ना कहीं चल रहे हैं गोल को अचीव करने के लिए। कुछ सिर्फ बस कह रहे हैं कि भाई हमने करना है। जी। अब बेशक कोई बंदा बिजनेस कर रहा है या कोई बंदा जॉब कर रहा है या कुछ भी है, उस बुक में वो ये कहता है, वो कहता है कि आपके पास कितना पैसा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास कितनी चीज़ें हैं इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा आपको खुशी और इत्मीनान इस चीज़ से मिलता है कि आपके पास फ्रीडम कितना है। एग्जैक्टली। आपका पैसा, अगर आपका गोल ये है कि मुझे इससे फ्रीडम कितना मिल रहा है, लेट से एक बंदा कहता है, अब ये डिफरेंट गोल्स हैं, ये मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है जी मैंने $1 million कमाना है, ठीक है, जी। क्या करोगे $1 million से? $1 million से मैं एक घर लूँगा, ठीक है। ये वो बंदा बातें इस किस्म की करेगा जिसको पैसा सिर्फ चाहिए अपने अकाउंट में, एग्जैक्टली। करना उसने कुछ नहीं है उसके लिए। मैं उससे क्या करूँगा, क्योंकि एक तो स्ट्रगल नहीं की उतनी, फिर उस तरह उसको इमेजिन ही नहीं किया। एक और यहाँ पे बुक ऐड करता जाऊँगा, थिंक ग्रो एंड रिच। उस बुक में ये कहता है, और ये इस बुक की बात और बहुत सारी बुक्स में की हुई है, कि जब तक आपका ड्रीम, आपकी इमेजिनेशन नहीं बनता, और आपकी इमेजिनेशन, आपकी विजुअलाइजेशन नहीं बनती, और आपकी विजुअलाइजेशन इस लेवल पे नहीं चली जाती कि आप उसको ये महसूस कर सको कि ये तो हो जाना है, ये तो 100% कोई शक ही नहीं है इसमें, ठीक है। आपको इतना भरोसा है, अल्लाह पे इतना भरोसा है कि जो मैंने इमेजिन किया ये हो के रहेगा इंशाल्लाह। अब क्या है, उससे पूछोगे आप $1 million चाहिए आपको? हाँ $1 million कमाना है, क्या करना है? एक गाड़ी लेनी है, एक बंगला लेना है, एक टूर मारना है, और ये करना है, ठीक है। वो बंदा आपको फ्रीडम लाइफ में कितना चाहिए, मतलब ये देखें, लेट से एक बंदा $1,00,000 कमाता है, जी। ठीक है। $1,00,000 एक बहुत अच्छी सैलरी कंसीडर की जाती है यहाँ पे, जी। ठीक है। उसमें से भी आपका 30-35 हज़ार टैक्स कट गया, टैक्स कट। तो लेट से कि आपके अकाउंट में 70-75 हज़ार आया, जी। ठीक है। उसमें से अब आपकी ग्रोसरी है, रेंटल इनकम है, फिर आपने गाड़ी, फिर आपने शशके पूरे करने हैं, कर करा के ले दे के बचता आपके पास कख भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है। अब दूसरी साइड पे, अब आप फ्रीडम की तरफ अगर आप सोचते हैं, तो आप यहाँ पे लेट से कि एक बंदा जिसने $1 million कमा लिया, $1 million इज़ 10 लाख, जी। और वो साल का लाख कमा रहा था, जी। ठीक है, जिसमें से उसको 70,000 आ रहा था। जी। मीन्स कि अगर वो बंदा 9 साल या 10 साल सेम खर्चे पे गुजारा करे, जी। 9-10 साल वो काम ना करे, या वो करे जो उसका करने का दिल है, जी। तो उसके पास 9 साल या 10 साल की आज़ादी है। जी। वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा, ऐसे उसको ही। कोई 9 to 5 फॉलो नहीं करना, उसको कोई ऊबर फॉलो नहीं करनी, ऐसे ही। उसको अपनी मर्जी से कर रहा है, ठीक है। या उसने ऐसे कोई और बिजनेसेस सेटअप कर दिए जिधर से उसको एक रेगुलर इनकम आ रही है, एग्जैक्टली। ठीक है। अब ये फ्रीडम जो, अब आप देखें सर, आप सुबह उठते हैं, जी। ठीक है। इससे पहले ना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे अभी सिर्फ अपनी एक दिन से कल की रूटीन बता दें कि क्या थी। मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। कल की रूटीन मेरी ये थी कि मैं दोपहर 3 बजे मैं मेरी दोपहर 3 बजे एक सिक्योरिटी की शिफ्ट थी, और मैं ऑलमोस्ट 1 बजे उठा था। 1 बजे उठ के सोए कितने बजे थे? सोया मैं था तकरीबन सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे उठे थे,
6 बजे सोया था, 6 बजे सोए थे, 1 बजे दोपहर उठे। 1 बजे मैं उठ गया। सही है। अब 1 बजे उठ के मैं फ्रेश हुआ, नाश्ता वगैरह करके 2 बजे मैं घर से निकल गया, 3 बजे मैं सिक्योरिटी की शिफ्ट के ऊपर पहुंच गया। सही है। अब 3 से लेकर रात 11 बजे तक मेरी सिक्योरिटी की शिफ्ट थी। ओके 11 बजे मैंने अपना वो एक सैंडविच बना के गाड़ी में रखा हुआ था। सिक्योरिटी की शिफ्ट खत्म होती है, मैं सैंडविच खाता हूँ, वहाँ से खा के मैं ऊबर पे चला गया। ओके ऊबर पे जाने सारी रात ऊबर की, सुबह 6 बजे मैं घर आ गया। 6 बजे खाना वगैरह खा के 7 बजे सोया और मैं ये 12 बजे आपके पास आ गया हूँ और अब दोबारा 3 बजे मेरी शिफ्ट है। पहली बात है इस बंदे का, थैंक यू सो मच कि अगर आप देख लें कि ये बंदा कल 3 बजे से ऑलमोस्ट काम हाँ पे जी। निकला हुआ है और सुबह 6 बजे वापस आया काम से और अभी मेरे पॉडकास्ट में बैठा था। पहली बात तो हैट्स ऑफ है कि भाई इतनी इज्जत देना ये बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं, आपने बुलाया तो मैंने आने की था, इसलिए बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया। सेकंड बात ये है कि अब मेरा आगे क्वेश्चन है, जी ठीक है, और मैं उसको पिछली अपनी बात से लिंक करूँगा। अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये खुशी से गए हैं कि सिक्योरिटी की शिफ्ट भी की है, उसके बाद बंदा थका टुटा काम से हार के ख़त्म हुआ, उसके बाद आप फिर ऊबर पे निकल गए, क्या मज़े करने गए थे ऊबर पे? ये मैं आपको कल की बात ही कोट करता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उबर कर रहा था, मुझे कहता है क्या तू चौकीदारी कर रहा है, मैं कभी ज़िंदगी में चौकीदारी ना करूँ। मैंने कहा हाँ, मेरा तो बचपन का ख्वाब था, मैं पाकिस्तान से यहाँ वीज़ा लेकर आऊँगा, मैं चौकीदार बनूंगा, मैं यहाँ पे आके ऐसे आराम सुकून से बैठा रहूँगा, मेरा ये ख्वाब था बचपन का। अच्छा। किसका किसका दिल करता, वो मुझे ये क्या चौकीदारी। हाँ। मैंने कहा भाई स्टूडेंट वीज़े पे हैं, हमने अपनी वो फीस, भाई खुद क्या करते? वो अभी 476 पे है, नहीं करते क्या वो? उबर 24/7 सिर्फ उबर। उनसे आगे से ये भी क्वेश्चन पूछ रहा था, अगर वो भाई देख रहा है तो मेरा उस भाई से क्वेश्चन है, आप अपना ये ख्वाब देख के आए थे कि आपने जाके वहाँ पे ड्राइवरी करनी है? मैंने भी कहता ड्राइवरी मुझे मंजूर है, अपनी मर्जी से अपना बिजनेस, कहता अपना कारोबार है। हाँ कल आपका, अच्छा मैं आपको बताता चलूँ, ये जो ऊबर वाली एक मेंटालिटी है ना, ये बहुत सारे लोग ये सोचते हैं। इस पर एक फ़नी वीडियो मैंने देखी थी, आई थिंक शायद इंस्टाग्राम पे किसी ने डाली हुई थी। उसमें एक गोरा आके बैठता है ऊबर की गाड़ी में, तो वो उससे क्वेश्चन पूछता है ड्राइवर से कि वाई यू चूज़ टू डू, नो पहले उससे क्वेश्चन पूछता है आर यू डूइंग ऊबर फुल टाइम? सो लाइक या आई एम डूइंग फुल टाइम। कहता है वाई यू चूज़ दैट? तो आगे से उसको आंसर करता है, you know, I don't like to work for someone. Is it like I'm my own boss? I can work anytime I want. थोड़ी देर में आगे go left हो। ऐसे ही तो बात ये है कि ऊबर आपका कल अकाउंट बंद कर दे, कुछ भी नहीं। तो अब आप अपने अब्बा जी से पैसे मंगवाएंगे या आप कोई और जॉब करेंगे? जो बंदा खुदार होगा वो पैसे नहीं मंगवाएगा अपने वालिद से, एग्जैक्टली वो कुछ करेगा ना। एग्जैक्टली, तो किधर गई आपका फ्रीडम? तो आपका बढ़ गया तेल लेके, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो आगे कंटिन्यू करें। जी क्या हमारी बात चल रही थी कि वो चौकीदारी वाली जी आपकी जी, बात चल चौकीदार रही थी। वाली। मैं अब ये रूटीन ऐसी होगी ना उमर भाई, हमें अपनी स्टूडेंट, हम यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ है, आपको पता है यहाँ पे हमें जॉब्स नहीं मिलती फुल टाइम, ठीक है, हमें और जॉब्स ही करनी पड़ेंगी। अब मेरा प्लान यही था कि जितनी मैं जान मार सकता हूँ ना, मुझे सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा तक जान मारनी है, कुछ भी करना पड़े और जॉब्स मैं करूँगा। उसके बाद मेरा प्लान बिजनेस का ही है। यहाँ पे हम कुछ भी करें, रेस्टोरेंट बनाएं या कुछ भी, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी फ्रीडम चाह रहा हूँ। मैं ये ऊबर कोई फ्रीडम नहीं है। ऊबर आप कुछ सीख ही नहीं ना रहे, ड्राइविंग, आप ड्राइविंग कर रहे हो, कैसा ये फ्रीडम है? आपको कस्टमर गाइड कर रहा है, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे कर, और एक कस्टमर आपको रिपोर्ट रहे, आपको पूरी रात नींद नहीं आती कि मुझे यार रिपोर्ट पड़ गई आज तो। रिपोर्ट पड़ गई, कोई पता नहीं है कल मेरा ऊबर अकाउंट क्या, अकाउंट ऑन करेगी नहीं करेगी। और अगर ऊबर आपका 2 दिन भी लट से अकाउंट बंद कर देती है तो 500 आपकी 500-600 के लिहाज से या जो भी आपकी Exactly, अर्निंग है वो loss। बंद हो गई, ठीक जी। है। और उमर भी दूसरी बड़ी बात ये कि इसके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है ना। अब रात को लेट्स सपोज हम काम कर रहे हैं, मेरे साथ एक दो दफ़ा ऐसे वाक़यात हो गए हैं कि बड़े ड्रग डीलर्स गाड़ी में बैठ जाते हैं, उनके पास नाइफ होते हैं, क्या करोगे आप उस सिचुएशन में? फिर उससे बड़ा रिस्क तो आपका ये है कि आप 12-12 घंटे रोड के ऊपर हैं, रिस्क ठीक है। एक्सीडेंट्स, आपके एक्सीडेंट की जो एक एवरेज बंदे का एक्सीडेंट की अगर परसेंटेज 5% है जी। तो आपकी परसेंटेज वो 55-60% पे चली गई है। वो दिन में एक नॉर्मल बंदा घंटा ड्राइव करता है, आप 12 घंटे ड्राइव कर रहे हैं, 12 घंटे आप रोड के ऊपर हैं, ठीक है। इंश्योरेंसेस भी इसी वजह से कवर नहीं करती हैं आपको, या आपको राइड शेयर की जो एक्स्ट्रा पैसे अलग से पे करने पड़ते हैं। बैक टू द सेम टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा था कि ये आपने चौकीदारी की, सिक्योरिटी की, ठीक है, उसके बाद आप ऊबर पे निकल गए। ऊबर पे नहीं। ये ऑलमोस्ट 3 से रात 11 जी, और उसके बाद आगे 11 से आगे 6, सुबह 6। ये ज़रा घंटे कैलकुलेट करें, तकरीबन ऑलमोस्ट बन गए कोई
12 से तो 12 13 14 15 15 16 15-16 घंटे बन गए। 15-16 घंटे 24 घंटे दिन में होते हैं, उसमें से 16 घंटे वो बंदा काम करके उसके बाद 4 घंटे सो के इधर मेरे पास पॉडकास्ट में बैठा हुआ है। सर नंबर ना बताएं बेशक, कितने के पैसे कमा लिए आपने 16 घंटे काम करके? 16 घंटे काम करके बता ही दें, बल्कि खैर आपकी पाकिस्तानी जायदाद किसी के ले ली है। पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 80-90 हज़ार। पाकिस्तानी नहीं, आप डॉलर्स में बताएं, हमारे पाकिस्तानी भाइयों को गश पड़ जाएगा यहाँ पे ये सुन के। अच्छा, अगर डॉलर्स में बताऊं तो $400-500। 400-500 डॉलर, ठीक है, इट्स अ गुड सैलरी। अच्छा, सिर्फ वीकेंड होने की वजह से, सैटरडे होने की वजह से। अगर 400-500 घंटे, 400-500 डॉलर आपको 1 घंटा काम करके अगर मिले, जी क्या आप करेंगे? एग्जैक्टली करेंगे। नहीं, क्या आप स्टिल यही काम करेंगे? नहीं, फिर तो ये काम नहीं ना करेंगे। और सबसे बड़ा अब इसमें आपको सुकून क्या मिल रहा है? फ्रीडम का। जी आप वो काम कर सकते हैं जिसका आपको दिल कर रहा है। एग्जैक्टली। आपने दोस्तों के साथ अगर सारे जहान का गोरा जाता है, हाँ जी हाँ जी। और हमारे जैसा स्ट्रगलिंग बंदा जब यहाँ पे आता है, उसको सारे खर्चे सता रहे हैं, ना अम्मी है, ना अब्बू है, ना इमोशनल सपोर्ट है, ना फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो उसको तो मोटिवेशन तो खुद ही आनी है कि काम पे नहीं जाऊँगा तो भाई खर्चे कहाँ से पूरे करूँगा। जी इस चीज़ में अब यहाँ पे मैं ऑडियंस को एक और चीज़ बताता चलूँ, जो लोग न्यूरोलॉजी से थोड़ा सा वाकिफ़ है उनको इस बात का पता होगा। आपके माइंड के ना 2 पार्ट्स होता है, एक कॉन्शियस होता है, एक सब कॉन्शियस होता है। एक और चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड अमेगडेला। अमेगडेला एक अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक सर्वाइवल किट डाली हुई है, जो कि आपका सर्वाइवल मूड एक्टिव करती है, ठीक है। मतलब लेट सपोज कि आपका घर जल रहा है, ठीक है, तो अब क्या आपको कोई, आप खोल के उस टाइम पे कोई बुक पढ़ेंगे मैंने अपने घर को बुझाना कैसे है, या मैंने अपने आप को, आपकी लाइफ पे बनी हुई है, मैंने अपने आप को बचाना कैसे? कोई बुक नहीं पढ़ेंगे, कोई वीडियो नहीं देखेंगे, कोई किसी को कॉल नहीं मिलाएंगे, आप कोई एक्शन लेंगे। जी दैट इज़ कॉल्ड सर्वाइवल मोड। अमेगडेला इसलिए अल्लाह ने आपके अंदर एक फिट किया कि आपके ऊपर जब भी कभी सर्वाइवल मोड ऑन हो तो आप उसके अंदर वो वाले सर्टन एक्शंस ले सकें, रिगार्डलेस ऑफ आपको कोई नॉलेज है या नहीं है उस चीज़ का। जी वो एक सर्टन टाइम, एक सर्टन चीज़ के लिए एक किट आपके अंदर डली हुई है जो एक्टिव होनी है। अभी क्या है, अगर आपको 24 घंटे में से 12 से 13 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ अपनी टेंशन ही सता रही है, मेरा खर्चा, मेरा रेंट, मेरी ग्रॉसरी, मेरी फ़ीस, मेरा ये मेरा वो, तो आपका तकरीबन ऑलमोस्ट 12 का 12 घंटे अमेगडेला ही ऑन है। एग्जैक्टली। और जब अमेगडेला ऑन है तो आप सर्वाइवल मोड पे चल रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया, अभी भाई आप मुझे अपने दीन ईमान से बताएं कितने पाकिस्तानियों को आपने पॉडकास्ट करते देखा और इस लेवल का पॉडकास्ट करते देखा? मैं कोई अपनी तारीफ बयान नहीं कर रहा, एक सिर्फ जनरल क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन तो कोई भी नहीं, एक ही लड़का है मेरा ख्याल, यासीर नवाज है, जो पॉडकास्ट नहीं करता, वो सोशल मीडिया पे बस रील्स। सोशल मीडिया पे बहुत लड़के हैं। एग्जैक्टली। चल क्या रहा है, ये हमने आज नूडल्स खाए, जी हमने आज कढ़ाई खाई, टाइम वेस्ट। ये मैंने आज फलाने वॉशरूम में गया, क्या कमाल का वॉशरूम था, इधर मैंने ये गंद डाला, इधर मैंने वो गंद डाला, ठीक है। आज मैंने वो फलानी गोरी आती देखी, उसको मैंने छेड़ा, बड़ा मज़ा आया। व्लॉगिंग हो रही है, ये कोई फ़ायदा नहीं इसका। नहीं, व्लॉगिंग भी है तो चलो ठीक है, लेकिन दिखा क्या रहे हो? मतलब क्या सोसाइटी को दे रहे हो? ये कि आप कितनी बड़ी चवलें मार लेते हो, ठीक है। मैंने भी ये काम इनिशिएट लिया, मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ, मैं कोई अपनी बड़ाई बयान नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये एक क्रिएटिव चीज़ थी। एग्जैक्टली। और लोग कर रहे हैं पॉडकास्ट, जी ठीक है। हमारी पाकिस्तान में से आके कितने बंदों ने ये स्टेप लिया है कि भाई मोटिवेट करना, मेरे इस पॉडकास्ट पे मेरे अपने जेब से पैसे लग रहे हैं, और मैंने इसलिए नहीं ये शुरू किया कि मुझे कल को यूट्यूब ने पैसे देने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यूट्यूब कख भी ना दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पूरा सेटअप लगाया, ये सारी चीज़ें की, ठीक है। फिर भाई अक्सर मैं पॉडकास्ट पे किसी को बुलाता हूँ और वो बंदा ना कर देता, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। और आपको भी पता है, आपने अभी दोबारा भी जॉब पे जाना है, जी जी। कितना बिजी लाइफस्टाइल है। मैंने भी आज एक छुट्टी मेरी होती संडे को, मैंने भी आज 36 काम करने हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को देखने के बावजूद मैंने जब ये स्टेप लिया, तो मुझे जिन लोगों ने मोटिवेट किया था इस काम को करने के लिए, वो भी बाद में पीछे हट गए। तो यार ये तो एक कमिटमेंट है, इतना तो टाइम ही नहीं है कि भाई पैसे भी कमाने हैं और सारा कुछ करना है। तो बात ये है कि मैंने अपने उस मैगडेला को रखा साइड पे जी।
और वो साइड पे कब रहेगा, जब आपके सर से एक टेंशन उतरेगी। इसी को तो फ्रीडम कहते हैं। तो खैर ये ऑडियंस के लिए भी इसके अंदर मैसेजेस था। बाकी अगर इन बातों से आपको हेल्प मिलती है, इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इसका हिस्सा बनाएं। सर चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। जी जी। अमित भाई, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि हैव यू एवर आस्क्ड योरसेल्फ व्हाई यू हैव सर्टेन बिलीव्स दैट यू गॉट फ्रॉम सोसाइटी एंड डू नॉट हैव एनी विच डू नॉट हैव एनी लॉजिकल और साइंटिफिक एविडेंस। मैं ऑडियंस के लिए इसको और मज़ीद थोड़ा सा खोल देता हूँ कि क्वेश्चन ये है कि आपके कुछ सर्टेन बिलीव्स हैं जो शायद 2 साल पहले बने हैं या 3 साल पहले बने हैं, ठीक है, और उनमें से कुछ बिलीव्स आपके एक्सपीरियंस की वजह से हैं, कुछ सोसाइटी की वजह से हैं जी। क्या आपने अपने आप से कभी ये क्वेश्चन पूछा है कि ये जो मेरे बिलीव्स हैं, मींस कि ये जो मैं जिन चीज़ों पे इतना स्ट्रांगली एतमाद करता हूँ या इतना स्ट्रांगली मेरी एक जहनीत बन चुकी है, ये सोसाइटी की वजह से है या किसी भी चीज़ की वजह से है, और ना इसका कोई लॉजिकल एस्पेक्ट है, कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, बस सिर्फ एक बिलीफ है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने अक्सर ये क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पे थोड़ी सी रिलीजियस टॉक आ जाएगी, हो सकता है मुझे यहाँ पे आवाम थोड़ी सी गालियाँ भी दे पॉडकास्ट के नीचे, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। आपका अपनी ज़ुबान है, दें सो बिस्मिल्लाह। उधर ये है कि किसी से क्वेश्चन पूछो ना, अक्सर मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने उबर में अक्सर क्वेश्चन पूछा है कि विच रिलीजन आर यू फॉलोइंग। हम हिंदू, हम क्रिश्चियन, हम मुस्लिम, हम दिस एंड हम दैट, regardless of the religion. Why are you following that? What sort of a question is this? Means, why are you following that? Belief एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे आप इतना स्ट्रांगली अब वो उस पर अमल कर रहे हैं, आपके बिलीफ की वजह से आपके डिफरेंट एक्शंस होते हैं। एग्जैक्टली। और क्वेश्चन पूछा गया है तो आगे से क्यों? क्योंकि मेरा अब्बा फॉलो कर रहा है, मेरी अम्मा फॉलो कर रही है, मेरे रिश्तेदार फॉलो कर रहे हैं। क्या ये इस किसी चीज़ को, अगर लेट सपोज कि आपके अम्मा अब्बा ड्रग्स ले रहे हैं जी जब से आप बचपन में थे, जी, तो आप भी ड्रग्स लेना शुरू कर दें, क्योंकि आप लॉजिकल रीज़न ये दे रहे हैं कि आपके अम्मा अब्बा भी ड्रग्स लेते थे। जी तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये तो सोसाइटी में भरा जी पड़ा, जी, क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा कि भाई जो मेरे अपने बिलीव्स हैं, जिन पे मैं बिलीव करता हूँ, मैं क्यों करता हूँ, या जो मैंने कहीं सोसाइटी से गैदर किए हैं, कभी इन पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के देखा कि ये जो सब कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि ये ठीक हो। मेजोरिटी डजंट मीन के ऑलवेज राइट। ये किसी ने बस लिख दिए बस मेजोरिटी इज ऑलवेज, नो, मेजोरिटी इज नॉट ऑलवेज राइट। एग्जैक्टली। हो सकता है कि 100 बंदों में एक सच बोलने वाला, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं, तो वो सच्चा ही काउंट होगा। जी। और मेरे भी पहले तो कभी ज़िंदगी में ऐसा मैंने सोचा ही नहीं, जो सोसाइटी फॉलो कर रही है उसको ही फॉलो करते रहे। लेकिन मैंने एक वाक़या कोट किया था ना कि जब मैं बीमार था, उसके बाद से मेरा एक ऐसा शिफ्ट आया लाइफ में कि मैं इन चीज़ों के बारे में सोचने लग गया। ठीक है, अब जैसे कि आप देख लें, मैं ये सोचता था कि लेट्स सपोज ये जो हमारी शादियाँ हो रही हैं, ठीक है, अब जो आप रिलीजियसली अगर हम शादियों को देखें, शादियों का ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं था। कौन सी जूता छुपाई की रस्म, कौन सी रस्ता रुकाई की रस्म, ये तो मतलब भाई सब हिंदुओं से आया हुआ है, ये सब इंडिया की जो कल्चरल थिंग्स है ना, ये उधर से आया हुआ है। इस्लाम में तो सिर्फ और सिर्फ एक वलीमे का कॉन्सेप्ट है, और इस्लाम में सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी शादी पे जिस भी किस्म का खर्चा आना है वो मर्द ने बेयर करना है। लेकिन हमारे ऑपोजिट ये हो चुका हुआ है कि भाई वो लड़की का जहेज तैयार करना है, वो लड़की की फलाने कपड़े तैयार करने हैं, फिर जितने बारात पे बंदे आने हैं जी, सबसे बड़ा फंक्शन तो बारात का ही होता है, ठीक है, और बारात वाला कोई कॉन्सेप्ट वड्डी बारात ले आवांगा जी, 300-400 मैं वड्डी बारात ले 300-400 सर वो पुरानी बातें हो गई, अब 1000-1200 बंदा आता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि अगर 1000 बंदा सो आ रहा है तो इसकी कॉस्ट किसने बेयर करनी है? लड़की वालों ने ना। तो लड़के के ऊपर तो इतना प्रेशर आया ही नहीं है जितना उन बेचारों पे आ गया जिनको अल्लाह फाइनेंशियली फ्री कर रहा है इस मामले से जी। क्यों फ्री कर रहा है? क्योंकि देखें अल्लाह ने ना इक्विलिब्रियम रखा हुआ है। वो लड़की सारा कुछ छोड़ छाड़ के आपका घर, आपकी नस्ल वो बनाने आ रही है जी। वो सब छोड़ के आ रही है, हर चीज आपको अपना पूरा सुपुर्द कर दिया जी, ठीक है। और आपके अंदर इतना भी नहीं है कि आप सारा खर्चा बेयर कर सको जी। कौन सा जहेज भाई, किधर से आ गया ये जहेज? ये रसूमात थी पुरानी, ऐसे ही है। इंडिया पाकिस्तान जब इकट्ठा था उधर से ये चीजें आई हैं, और इसको हमने कर करके इतना पक्का कर लिया
कि ये तो जैसे हमारे रिलीजन का पार्ट है। बिल्कुल ऐसे हमारे पेरेंट्स इससे पीछे ही नहीं हटते, कला कला मुंडा ऐसी तो सारे शौक पूरे करने ने। अपनी पसंद की शादी पे हमने बैन लगा दिए हैं कि जी, जी जी। वो तो ओहो हो दीन में तो इसकी इजाज़त ही नहीं है। भाई अल्लाह का नबी अपनी जी, बेटी से आगे पूछ रहा है कि एग्जैक्टली। फातिमा मैंने अली से तुम्हारा रिश्ता मैंने चूज़ किया है, क्या जी, तुम्हें ये रिश्ता पसंद है? जी, फरिश्ता आके बता रहा है हमारे नबी को कि ये अल्लाह ने चूज़ किया है, अल्लाह ने चूज़ किया है आपके जी, लिए, ठीक है। वो स्टिल लोगों को शो कराने के लिए कि भाई ये ऐसे करना है, ठीक ऐसे ही है। है, इधर बच्ची की कोई रजामंदी पूछी नहीं जाती, उसको किसी उल्लू के पट्टे के साथ उसकी शादी कर दी ऐसे ही जाती है। है और वो बेचारी सारी उम्र उस खबीस के साथ रहती है, वो खबीस उसकी ज़िंदगी उधर बर्बाद जी। करता है। प्लस इधर से वो माँ बाप को भी नहीं बता सकती क्योंकि माँ हाँ बाप जी, ने हाँ तो जी। पहले ही नहीं सुनी, तो अब कहाँ पे हाँ सुनेंगे। जी, हाँ जी, ऐसे ही है। उस बेचारी की वो कल को जब क़यामत के दिन खड़ी होगी वहां पे, तो वो जाके क्या सवाल नहीं करेगी, मेरे बाप ने भी मुझे जलील किया, मेरी माँ ने भी मुझे जलील किया, और जिधर इन्होंने मुझे ब्याहा उधर भी मुझे जलील किया। जी, ये जो सोसाइटी ने सारी अपने से खुद से ही रसूमात और ये सब टोपी ड्रामे कहीं से कैच कर लिए हैं। मैं आपकी तरफ ही आता हूँ, तो आपकी वो लाइफ में वो शिफ्ट आया। आया ना उमर भाई, उसके बाद ना मतलब डिफरेंट, जैसे आप बता रहे हैं सोसाइटी ने नॉर्म्स एंड वैल्यूज जिसकी ना कोई लॉजिक है ना रिलीजियसली उसकी कोई हमें मिलती है कि ये हमारा मज़हब ये कह रहा है इसको फॉलो करो। इसी तरह मेरे दोस्त थे, जैसे मेरा जब वीज़ा आना था ना उस टाइम बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस चल रहे थे। मुझे एक लड़का कहता चला उस दरबार पे चलते हैं दुआ मांग। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा अल्लाह ताला तो मेरे सबसे ज़्यादा करीब है, मेरी शारक से ज़्यादा करीब है, तो मैं दरबार पे जाऊंगा उनकी मगफिरत के लिए, उनके लिए दुआ करने के लिए, अपने लिए मांगने तो मेरे लिए मस्जिद काफ़ी है। हाँ। मैं अल्लाह ताला के पास जाऊंगा। इवन मस्जिद भी नहीं ज़रूरत आपको, आप चाहे जिधर नमाज पे घर में बैठ जाओ। अल्लाह आपकी शारक से भी ज़्यादा करीब एग्जैक्टली। है और वो दिलों के भेदों तक से वाकिफ़ है। जी, उसको क्या ज़रूरत है। और मैं यहाँ पे ऑडियंस को फिर ऐसे एक बात और रिमाइंड करवाता चलूँ, ये मैंने अक्सर आज ये भी एक सोसाइटी का नॉर्म बना हुआ है और आपने देखा भी होगा, कोई बंदा हज उमरा करने जा रहा जी, होता है जी, ना, जी। उसको अपनी पिक्चर भेज रहे होते हाँ हैं जी, कि हाँ ये जी। पिक्चर उधर खाना काबा के सामने जाके बहुत गलत है। मुझे तस्वीर इसकी भेजना और मेरे लिए दुआ करना, ताकि मैं फिर उस दुआ को साथ में व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर लगाऊं और बाकियों को भी बताऊं कि फलाना बंदा गया था, उसको मैंने तस्वीर भेजी थी, उसने उधर जाके तस्वीर ली, और ये मैंने क्या शो ऑफ कर रहे हो मैं या आप कभी अल्लाह से सोचता दुआ हूँ मांग रहे हो? मैं कभी सोचता हूँ कि उस मौके पे जब आप हरम के आगे खड़े हो या रोज़े रसूल के पास हो, आपको इस चीज़ की भी सेंस है कि मैंने वीडियो बनानी है। इतनी मुकद्दस जगह पे मैं तो अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इतनी मुकद्दस जगह पे तो मुझे तो अपनी होश नहीं होगी ना। तो मैं कैसे वीडियोज़ और ये मतलब लोगों के लिए, मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती। अहमद भाई इधर ना मैं स्टिल ऑडियंस को भी एंगेज करूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने लगा हूँ। अपने आप से ये आप खुद लोग सवाल पूछें। इस पॉडकास्ट का मतलब किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं है, लेकिन बात इसमें ये है कि कुछ चीज़ें जो सोसाइटी के नॉर्म्स और इतनी हम लोगों के अंदर बस गई हैं कि इन टॉपिक्स के ऊपर लोग डिस्कस भी नहीं करते ओपनली कि भाई ये तो लोग गालियाँ देंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों ने गालियाँ देनी है, आप मोस्ट वेलकम है। किसी की एक बंदे की भी ज़िंदगी बेहतर होगी, अल्लाह के नबी कहते हैं तुम्हारी वजह से अगर एक बंदे ने भी जी, कलमा पढ़ लिया तो तुम ये समझो कि तुमने अपना हक अदा कर दिया तबलीग का, जी, और तबलीग आपके ऊपर फ़र्ज़ है। आजकल की जो सोसाइटी में एक चीज़ चल रही है ना, अब हमने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की बजाय, चाहे वो फाइनेंशियली आपने बेहतर करनी है या आपने मेंटली बेहतर करनी है, फिज़िकली बेहतर करनी है, हमने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने की बजाय हमने शो ऑफ पे ज़्यादा ज़ोर दे दिया। एग्जैक्टली। हमने गाड़ी ली है, ठीक है, कि मेहनत की है आपने, ऑफ कोर्स आपने उसके लिए दिन रात एक किया, उसको सेलिब्रेट करो, उसको एंजॉय करो, जिसके साथ भी करना है, अकेले एंजॉय करना है अकेले एंजॉय करो। वो इसलिए नहीं लिया आपने कि आपने अपने सारे रिश्तेदारों को जलाना है जी, कि मैंने ये गाड़ी ले ली है, या आपने लोगों, लेट सपोज किसी बंदे के पास वो नेमत नहीं है, जी, आपको अल्लाह ने चूज़ करके वो नेमत दे दी है, एग्जैक्टली। बजाय कि उसका शुक्र अदा करने के आपने लोगों को जलाना शुरू कर दिया है, चेक कर तेरे भरा ने गड्डी ली है। भाई नेमत आ गई है, उस पर जी, शुक्र अदा करो। या जिम जाना है, ठीक है, जिम जाके चलें, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है कि आपने लोगों को मोटिवेट करना है या आपने अपने को ब्रांडिंग करनी है, उसके लिए वो आपका पर्पस डिफाइन करता है। हमने क्या 2 दिन जिम जाना है, आपने लोहा उठाया है या कोई डंबल्स उठाए हैं, भाई जी, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए उठाए हैं, जी, किसी की बॉडी बेहतर करने के लिए नहीं उठाए।
जी, ऐसे लोग 4 दिन जिम जाके 10 फोटोएं चाड़ देते हैं कि मैंने तो कोई ना K2 फतेह कर लिया, ऐसे ठीक ही है। है। मीन्स टू से ऑडियंस के लिए मैसेज ये है कि यार आप लोग अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें, अपनी लाइफ को बेहतर करें, कुछ अपने आप से तन्हाई में बैठ के क्वेश्चंस पूछें कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किधर चल रहा हूँ, मैं कौन सी चीज़ें कर रहा हूँ, बजाय कि इस चीज़ पे कि आपने हर बंदे को बताना है कि मैं मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और या क्या जी, नहीं। अहमद भाई, ऑलमोस्ट वाइंड अप करते हैं इसको। एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे, बल्कि 2 क्वेश्चन मैं इकट्ठे ही पूछ लेता हूँ। जी, अ, एक तो आप दोस्ती को कैसे डिफाइन करते हैं, जी, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, आपको आपकी ज़िंदगी से चाहिए क्या। बस ये 2 जी। क्वेश्चन है, इसके बाद हम इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करते हैं। और मेरी भाई दोस्ती अगर मैं देखूँ ना, मेरा यहाँ से पहले पाकिस्तान में जो मेरा दोस्ती का मामला थे, जो मेरे ताल्लुक थे, वो भी बहुत अच्छे थे। जब मैं यहाँ पे आया ना, बेसिकली यहाँ पे मैं अपने एक दोस्त के पास ही आया था जो मेरा स्कूल फ्रेंड था। इधर मेरे कुछ दोस्त मेलबर्न में थे, कुछ सिडनी में, और एक दोस्त मेरा पर्थ में था। ये मेरा स्कूल फ्रेंड था। अ, अल्लाह ताला उसको खुश रखे, लेकिन उसने यहाँ पे आके मुझे डिच किया था। डिच ऐसे उसने मुझे किया कि मेरे पे वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके मुझे यहाँ पे भेजा था। मतलब मेरे यहाँ पे लैंड होने से पहले उसके अकाउंट में मेरे ख्याल वो 1000 या 2000 डॉलर मेरे पापा ने ट्रांसफ़र कर दिए थे कि बेटा ये किसी का एहसान नहीं लेगा ना, आपका एहसान चाहिए, बस अकोमोडेट कर देना। तो इस मैं, बात का आपको पता था? जी मुझे पता था, मुझे पापा ने बता के कहा था कि मैं उसके अकाउंट में पैसे भेज रहा हूँ, आपके आने से पहले वो आपके मामला सारे कर देगा। ओके। मैं यहाँ पे आ गया और मेरे भाई मैंने एक गाड़ी रेंट पे ली। अब वहाँ पे हमारी डील ऐसी हुई थी, उबर ईट्स की गाड़ी मैंने रेंट, मुझे कुछ पता ही नहीं था, कुछ आइडिया ही नहीं होता था। गाड़ी रेंट पे ले ली। उस बंदे के साथ डील ये थी कि वो जो गाड़ी है ना, उसकी इंश्योरेंस वगैरह मैं सब कुछ खुद करवाऊंगा, और उसको रेंट मैंने कुछ जो डिसाइडेड रेंट था, रेंट मैंने उसको कम देना है, लेकिन इंश्योरेंस वगैरह मैंने अपनी खुद करवानी है। अब उस लड़के ने मुझे बताया नहीं था कि इंश्योरेंस आपकी ऑन द स्पॉट करनी होती है, ताकि अगर आप यहाँ से भी गाड़ी लेकर जा रहे हो, अगर कहीं एक्सीडेंट होता है आपका, तो वो लॉस आपको मतलब इंश्योरेंस पे जाए ना, आपको खुद से ना बियर करना पड़े। वही हुआ, मेरी गाड़ी की कोई इंश्योरेंस नहीं थी। सेकंड डे था, सेकंड डे तक इंश्योरेंस नहीं थी। मैं गाड़ी के ना टायर्स वगैरह डलवाने जा रहा इस था, बात का आपको पता भी नहीं था? मुझे नहीं पता था ना, उसने मुझे बताया था, मुझे पता ही नहीं था कि इंश्योरेंस होती उसने है। अपनी गाड़ी आपको रेंट पे दी थी? बाइट से एक बंदे से गाड़ी रेंट पे ली हम लोगों ने। उसने कहा कि इंश्योरेंस आप खुद करवा लेना, रेंट लेट्स सपोज मुझे 70-80 डॉलर पर वीक दे दो, इंश्योरेंस आप खुद करवाओ। इंश्योरेंस के चक्करों में मैंने नहीं पढ़ना, ठीक है, आप इंश्योरेंस खुद करवा लो। कुछ लोग ऐसे होते हैं यहाँ पे कि ऐसे एग्रीमेंट कर लेते हैं, इंश्योरेंस आपने खुद करवानी है, हमें इतना रेंट दे देना। अब पता नहीं, अब मेरे साथ ही पहली दफ़ा ऐसा हुआ, या ऐसे नहीं होता बिज़नेस का, वो मेरे साथ ही वाक़या होना था, मुझे असलियत पता चलनी थी कि यहाँ पे रियलिटी। तो वो ये हुआ कि दूसरे दिन मेरी गाड़ी हिट हो जाती है। बारिश थी, टायर डलवाने जा रहा था, और वो गाड़ी स्किट होके आगे एक बंदे ने ब्रेक लगी, मेरी गाड़ी हिट हो गई। इलेंट्रा थी आगे वाली गाड़ी मेरा ख्याल, उसका सारा बम्पर वगैरह सारा तबाह, मेरी गाड़ी आगे से बोनट सारा तबाह। अब इंश्योरेंस मेरी गाड़ी की थी ही नहीं। इंश्योरेंस ना हो तो आपको पैसे, उस गाड़ी के पैसे आपको अपनी जेब से पूरे करने हैं। क्यों नहीं करवाई आपने इंश्योरेंस, आपको पता ही नहीं पता ही था? नहीं था ओके। मुझे, दूसरा तीसरा दिन था, मुझे पता ही नहीं था इंश्योरेंस यहाँ पे किस तरह क्या चीज़ होती है, ना उस लड़के ने मुझे गाइड किया। अब ये होता है कि वो गाड़ी किसी चल रही थी, वो चलते चलाते मैं उसको घर ले आया। अब वो बंदा पाकिस्तानी था, वो बंदा पाकिस्तानी निकल आया, और वो था ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर था, और उसकी वो जो गाड़ी थी वो भी वो ड्राइविंग स्कूल वाली गाड़ी थी, और वो किसी बच्चे को गाड़ी सिखाने जा रहा था। मौलवी थे वो, मतलब अब मैं जिसके मौलवी, अंदर हिट हुई थी जी या? वो जिसके अंदर हिट हुई थी वो जिसके अंदर? पाकिस्तानी बंदा था, ओके। अल्लाह की तरफ से ही। ओके। अब उसकी और मेरी ये कुछ पैसे डिसाइडेड थे उससे, ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा, आई डोंट नो इतना को तो था, कि मैंने कहा अब ये मुझे देने पड़ने थे, और मेरी जेब में उस टाइम कोई पैसे भी नहीं थे। अब अगर मैं ये चीज़ पापा को बताता कि पापा ऐसे एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने अगली फ़्लाइट लेकर या तो खुद इधर आना था या तो मुझे इधर बुला लेना था। मैंने घर पे नहीं बताया। अब मैंने उस दोस्त को कहा, मैंने कहा यार मैं क्या करूं, तो मेरी गाड़ी सही होने के अंदर ना, कि इतनी सही हो जाए कि थोड़ी चल रैकर से बात, उसने कहा 200-300 डॉलर लगेगा। मेरी जेब में 150 डॉलर था। मैंने कहा यार 50 को डॉलर दे दे, मैं इसको आज सही कराऊंगा, ऊबर करके तो ये पैसे दे दूंगा। वो लड़का यहाँ पे TR पे था, वो कहता मेरे पास 50 डॉलर नहीं है। अच्छा, ये वो बंदा जिसको आपके मेरा पापा ने दोस्त है, पैसे भेजे थे? मेरा दोस्त है। अब उसने अपने घर में ये मशहूर किया हुआ था सारे लड़कों को। अब ये जब मेरी गाड़ी हिट हुई ना, अब मैं डिप्रेशन में, मैं घर किसी को नहीं बता रहा। वो मेरा दोस्त उल्टा मुझे गालियाँ दे रहा है कि तूने गाड़ी ठोक दी है, अब तू मेरे से पैसे मांग रहा है, तू मेरे पे बोझ बन गया, आके काम नहीं करता। आपको पता है डिप्रेशन का एक फेज़ होता है कि आप बिल्कुल ना एक तन्हाई में चले, तो आपका बाहर निकलने का दिल नहीं करता, आपको डर लगता है। मुझे रोड पे जाने से डर लग रहा था, मुझे पैदल जाने से डर लग रहा था। अब मैं पूरा पूरा दिन घर में, यही कमरे में बैठ के सोचता रहता, यार मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, पापा को मैंने बताना नहीं है।
और वो मुझे पैसे भी नहीं दे रहा, मैंने गाड़ी भी सही करवानी है। फिर खैर मेरा एक दोस्त था अब्दुलरहमान, उसने मुझे सपोर्ट किया, वो मेरे साथ गया रह करके बाद मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी। अब वो टीआर पे था, अब वो आप समझ लें लूज़र माइंडसेट, ऊबर कर रहा है वो 3-4 साल से ऊबर ही कर रहा है, ठीक है। घर में आके सोए रहना, काम कोई भी नहीं रहा, ये कोई किसकी बात कर? उस दोस्त की जिसके पास आया था, कोई काम नहीं करना, सिर्फ उबर करनी है। उसको कह देना यार मेरे साथ यहाँ तक आ जा, मुझे रह का नहीं पता, यार मैं मेरा नहीं दिल कर रहा, यार मेरा नहीं दिल कर रहा। मैंने कहा यार मेरा तू दोस्त है, क्या है तू मेरा, मेरी फैमिली ने तेरे पे ट्रस्ट करके यहाँ पे भेजा है। पाकिस्तान में मैं अपनी कोई भी बड़ाई नहीं करता, पाकिस्तान में वो एक काम कहता था ना, आपको पता है हम यहाँ पे बैठे हैं ना, तो पाकिस्तान में बहुत से काम होते हैं जो हम अपने दोस्तों से करवा लेते हैं, बहुत सारे हम काम उसके करवा देते थे। मैं यहाँ पे ना एक हज़रत अली का कोट डालना चाहूँगा। जी हज़रत अली का एक कौल है, कहते हैं कि किसी खबीस पे अगर एहसान करो ना, जी किसी खबीस पे अगर एहसान करो, फिर उसके शर से भी महफूज जी रखो अपने आप को, कॉन्शियस जी हो जाओ, कॉन्शियस हो जाओ ऐसे बंदे से। जी तो बाकी जो है ना दोस्तियों का, बड़ी अच्छी मिसाल आपने दी है, दोस्ती के इस क्वेश्चंस को बड़ा अच्छे से डिफ़ाइन भी कर रहे हैं आप। और मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि आज नहीं तो कल जो भी कोई टोपी ड्रामे के तौर पे सिर्फ आपकी दोस्ती की बड़ी बढ़ के मार रहा है ना, और है नहीं अंदर से आपका दोस्त, आज नहीं तो कल जब डीलिंग्स इस लेवल पे जाएंगी ना, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और अगर आपको पता लग गया, ये उन लोगों के लिए हैं जो बेचारे भोले से हैं, अगर आपको पता लग गया कि कोई बंदा आपको खबीस टकर गया और आप स्टिल उसको बहुत अच्छा दोस्त समझते हैं, तो यार जैसे तैसे करके मूव ऑन करें, छोड़ें। गलत बंदे भी लोग आपको मिलते हैं लाइफ में, और आपकी ज़िंदगी में थोड़े से वो कुछ समझाने के लिए होती हैं चीज़ें, तो आगे मूव ऑन करें। फिर उमैर भाई वहाँ पे इस तरह से मेरी दोस्ती, मतलब मुझे अब्दुलरहमान ने सपोर्ट किया फाइनेंशियली, मैंने गाड़ी सेट वगैरह कर ली। फिर मैं आया था बेसिकली अब्दुलरहमान को रिप्लेस करने। अब्दुलरहमान ना उस वो दोस्त था, उसके घर में ही रहता था। जब मैं आया ना, उसने अब्दुलरहमान को नोटिस दे दिया कि तू यहाँ से जा, ये लड़का आ गया। अब अब्दुलरहमान को तो मेरे से मतलब गुस्सा नाराज़ होना चाहिए, मेरा दुश्मन होना चाहिए कि तेरी वजह से मुझे अब घर चेंज करना पड़ेगा। उसको वहाँ पे घर भी नहीं मिल रहे थे, आपको पता, तब हाउसिंग क्राइसिस था, लेकिन वो मेरा दोस्त बन गया। फिर मैंने उसकी हेल्प, अब उसने मेरी इस मामले में हेल्प की, फिर उसको घर नहीं मिल रहा था, फिर मैंने अब्दुलरहमान की हेल्प की घर ढूंढने में। फिर हम लोगों ने एक घर ढूंढा, अब्दुलरहमान को घर लीज पे मिल गया। फिर मैंने यहाँ से मूव करके मैं अब्दुलरहमान के घर चला गया, ठीक है। लेकिन मैंने पापा को कुछ भी नहीं बताया, मैंने ये भी नहीं बताया कि पापा इस तरह के मामलात हुए थे। अब उसने ये घर में कहना शुरू कर दिया, घर में सब लड़कों को ये पता था कि ये जो लड़का है ना, ये अहमद की ग्रोसरी भी के भी सारे पैसे खुद दे रहा, अपने पल्ले से अहमद नहीं दे रहा, अहमद का रेंट भी यही बियर कर रहा है। उसने सबको ये कहा हुआ था कि ये काम भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, मैं इसका रेंट दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अब पूरा घर मेरे खिलाफ, मेरे अगेंस्ट था, यार ये तो पाकिस्तान से आ गया, इसने करना कुछ भी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं था, पापा ऑलरेडी उसको पैसे दे चुके हुए थे, और मैं पूरी ग्रोसरी से लेकर पूरा रेंट पहले दिन से लेकर जब से मैंने लीव किया मैं देता था। मैंने घर मूव आउट कर लिया और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, हमारी फैमिलीज भी कनेक्टेड थी। अभी पापा को ये बातें पता है? अब पापा को पता चल गई, चलो ठीक है। अब पापा को पता चल गई हैं, क्योंकि वो भी मजबूरन। कैसे पता चली अभी मैं बताता हूँ कि मैंने अपनी साइड से कुछ भी नहीं बताया। अब उसने मेरे पापा को कॉल कर दी कि अंकल ऐसे अहमद गया है, तो अहमद मुझे डिच कर गया, अहमद मुझे छोड़ के दूसरे लड़के के साथ चला गया है, इसने तो मेरा ज़रा ख्याल नहीं किया, ये वो। पापा ने मुझे बड़ा डांटा, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं, तुमने दोस्ती का ज़रा लिहाज नहीं किया। एक दिन पापा ने डांटा, 2 दिन पापा ने डांटा, कहता अंकल अहमद मुझे गालियाँ दे कर गया है, अहमद ने मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ दी हैं। मैं कहूँ पापा मैंने तो कोई गाली नहीं दी। पापा कहते मुझे यकीन नहीं था कि तुम ऐसा उसके साथ करोगे। अब पापा मेरा यकीन ही ना करें, अब मेरे पास उसकी गालियों के वॉइस नोट थे। मैंने कहा आपने मेरा यकीन नहीं किया ना, ये बात मैंने आपको बतानी, मेरी आदत नहीं है, कोई मेरे साथ गलत करे तो मैं एम पूरे माशरे में जाके डोरापटू मेरे साथ गलत, मेरे साथ गलत, जब तक तुम खुद ना बता दो। अब तुम खुद बताओगे, अब कोई बंदा मेरे तक आएगा, फिर मैं क्लियर साइड बताऊंगा। जो सच्चा बंदा होता है ना, मेरा ये मानना है, 100 झूठे भी इकट्ठे हो जाएंगे ना उमैर भाई, 100 झूठे भी आ जाएं, सच्चा बंदे की खामोशी भी है ना, तुम झूठे ही रहोगे। वो सच्चा बंदा खामोश भी रहेगा ना, और तुम चीखते चिल्लाते रहो, तुम झूठे ही हो। एक सच 100 झूठों में भारी होता एग्जैक्टली फिर मैंने पापा को ये सारी चीज़ें बताई, फिर पापा ने कहा चलो ठीक है, उसके मामला लदा तुम्हारे लदा। वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी उमैर भाई कि कभी भी किसी से एक्सपेक्ट ना करो आप। वेरी गुड। तब ये मैंने एक सोच लिया। अब जो मेरे साथ मतलब ये सारे मामलात हुए, मैं बड़ा ज़्यादा स्ट्रगल की, एक्सीडेंट्स हुए, घर छोड़े, उसके बाद मैंने एक्सपेक्ट किया ना अपने दोस्त से कि मैं पाकिस्तान से आऊँगा यार, मुझे अच्छे से डील करेगा। वहाँ पे आके मेरी सारी एक्सपेक्टेशन टूट गई। तो मैंने वहाँ से ये एक लर्निंग ली, मैंने कहा मैंने आइंदा के बाद किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना, मतलब नेकी कर दरिया में डाल। मैंने किसी की मदद की, वो मेरे लिए ना करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैसेज मेरा ऑडियंस के लिए भी है कि डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, बट डू योर बेस्ट एंड गुड।
सर लास्ट क्वेश्चन को आपने 3 मिनट है आपके पास, उसी में वाइंड अप करना है क्योंकि पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो चुका है. व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ? आई ऑलरेडी आस्क्ड दैट क्वेश्चन. अभी ज़िंदगी से क्या चाहिए? नुमैर भाई, अभी ज़िंदगी से सिर्फ ये चाहिए कि मैं अपना जो टाइम है ना अपने पेरेंट्स के साथ गुजार सकूं. सिर्फ अभी तो मेरे लिए यही है कि अभी ये स्टूडेंट लाइफ है. मेरा प्लान यही है जिस किसी तरह से ऐसे पीआर या मुझे पासपोर्ट और यहाँ का ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी मिलती है, मैं कोई भी बिज़नेस यहाँ पे स्टेबल करके पाकिस्तान चला जाऊँगा. मेरा यहाँ पे मैं गुजार नहीं सकता क्योंकि इकलौता बेटा हूँ और मेरे पेरेंट्स पीछे अकेले हैं. उन्होंने पूरी लाइफ मेरे लिए यहाँ पे गुजार दी. और मुझे पता है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ पर लेके आता हूँ ना, हर फैमिली के एक डिफरेंट मैं समझता हूँ होते हैं लोग. मेरे पेरेंट्स यहाँ पे गुजारा नहीं कर सकते यहाँ पे. क्या वजह? मतलब वो बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव हैं अपने रिलेटिव्स के साथ. मेरी अम्मा लोग, मेरे पापा अपने भाइयों के साथ बीमार हो जाएंगे बेशक आके. बीमार हाँ, हो जाएंगे. ये भी मैं ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहूँगा कि यार अगर आप यहाँ पे नेशनल हो गए हैं या अगर आप इतना अफोर्ड करते हैं, पैसे आपके पास आ गए हैं, मैं ख़ुद भी इन चीज़ों के बारे में बड़ा डीपली सोच सकता हूँ. कोई बंदा हो सकता है शायद मेरे से एग्री ना भी करे, विच इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन. आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बात पता क्या है कि यार पहले देखें, हर फैमिली डिफरेंट है. ऑफ कोर्स हर फैमिली डिफरेंस है. कुछ लोगों के पेरेंट्स को शौक है यहाँ पे आने का, लेकिन बात है कि कुछ पेरेंट्स, जिस तरह मैं अगर अपने पेरेंट्स की भी बात करूं तो वालिदा तो नहीं, लेकिन मेरे वालिद कारोबार ही किया शुरू से और इतने लिंक्स हैं, इतने उनके साथ आपस में लोग जुड़े हुए हैं. तो मुझे आज भी एक छोटा सा वाकया याद आ गया. मेरे वालिद साहब का ना एक्सीडेंट हुआ था. अचानक से चक्कर आ गया था, बाइक पे जा रहे थे और गिरे और ऐसी चोट लगी है कि अंदर ही ब्लीडिंग नहीं हुई, अंदर ही खून जमा और सारा जो है ना वो स्वेलिंग हो गई. और इस साइड पे सिचुएशन आ गई थी कि दे आर ऑलमोस्ट अबाउट टू लूज़ हिज ऑल द मेमोरी. तो खैर अल्लाह पाक ने करम किया, हॉस्पिटलाइज रहे और बिल्कुल कॉन्शियस नहीं थे, उन्हें कुछ पता नहीं. इवन वो मुझे भी नहीं पहचान रहे थे कि मैं कौन हूँ. लेकिन वो इतना अपने काम से मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं. आई डोंट नो, मुझे तो खैर वो मंडी का काम करते हैं, मेरे तो मंडी जाने का दिल भी नहीं करता. उन्हें इतनी मोहब्बत है अपने काम से कि वो उस हालत में भी अचानक से उन्हें कॉन्शियसनेस आई, वो उठे और उठ के मेरे से क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, अब दा लाट आ गया मीन्स के वो डिलीवरी आ गई है फलाने माल की. तो एंड आई वाज शॉक्ड कि यार इनको तो ये नहीं पता कि फैमिली में कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, और ये पूछ रहे हैं कि फलाना अमदा लाट आ गया. तो अब मैं ऐसे बंदे को उठा के यहाँ पे ले आऊँ, इवन दो कि आई कैन अफोर्ड, और या मैं उनके वीज़े का सारा मामला सॉर्ट आउट करूँगा, तो वो ठीक है 10-15 दिन 20 दिन यहाँ पे आगे मेरे साथ रहेंगे और ठीक है, एक अच्छा माहौल मिलेगा, साफ़ सुथरा है सारा कुछ. तो यार आप अपने पेरेंट्स से पहले इस बात पे कोलैबोरेट करें, उनसे उनसे पूछें. आप ऑब्वियसली आप भी एज अ चाइल्ड आपने इतनी मेहनत की है और एक ऐसे मुकाम तक पहुंचे हैं. हर बच्चे का ख्वाब होता है कि अगर मैं यहाँ पे सेटल डाउन हो गया हूँ तो मैं पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाऊं, लेकिन उनकी इमोशनल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है. वो अपने आखिरी जो चंद एक जितनी उनको अल्लाह पाक ने हर किसी के माँ बाप को लंबी ज़िंदगी और अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी दे, तो अगर उनको दी है तो उनसे ये भी देखें कि वो अगर वहाँ पे खुश हैं तो उनको वहीं रहने दें. आप अगर इतना अफोर्ड करते हैं कि आप ठीक है यहाँ 6 महीने रहें, Exactly. उसके बाद 3-4 महीने उनके साथ जाके लाजमी गुजारें, उनको टाइम दें. तो अहमद भाई थैंक यू सो मच, बड़ा ही मज़ा आया. मेरा पॉडकास्ट ख़त्म करने को आज दिल नहीं कर रहा. तो आज तो ये पॉडकास्ट 3-4 घंटे का भी हो सकता है, लेकिन हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं. बड़ा ही मज़ा आया आज के पॉडकास्ट का. बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली हैं, और ख़ास तौर पे सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने यहाँ पे कैप्चर की है अपने लिए वो ये है कि बहुत ही कोई अच्छी पेरेंटिंग की है आपने अपने बच्चे की. अंकल का नाम क्या? नदीम इकबाल शामी. पूरा नदीम इकबाल शामी साहब को सर आपको बहुत प्राउड होना चाहिए कि आपने क्या ही जेम बच्चा पैदा किया. एंड और ऑलरेडी आप बहुत अच्छी परवरिश कर चुके हैं, और ऐसे पेरेंट्स से लोगों को सीखना चाहिए कि यार कैसे पेरेंटिंग करते हैं बच्चों की. उसका कॉन्फिडेंस और उसकी जो साफ़ सुथरी जहनीत है वो शो करवा रही है कि ये उसके बाप ने उसको चीज़ें दी हैं. तो सारे माँ बाप जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करते, सारे उन पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि अपने बच्चों के साथ कनेक्शन बनाएं, उनके साथ रिलेशन बनाएं. आप अगर उनको सिर्फ चीज़ें सिखा रहे हैं या थप्पड़ मार रहे हैं, थप्पड़ मारने से बात यह है कि आप हमारे नबी की जाके थोड़ी सी सीरत को पढ़ें. कहाँ पे नबी ने कहा है. मैंने अक्सर अपने जो मेरे सर्कल में लोग हैं उनसे मैंने ये कभी क्वेश्चंस पूछे
कि यार आप अपने बच्चों को ये मार क्यों रहे हैं या आप ये क्यों कह रहे हैं। एंड दे सेड के भाई बच्चों को ना ऐसे ही सिखाया जाता है। Yes. भाई आपको क्या अल्लाह के नबी से भी ज़्यादा अच्छी परवरिश आती है? उन्होंने तो कभी अपने बच्चों को उफ तक भी नहीं कहा, ठीक है, जी। और इतने प्यार और इतनी मोहब्बत के साथ डील किया है, और उनके बच्चों ने भी क्या ही ज़बरदस्त किस्म की रिस्पेक्ट का नमूना शो जी। करवाया है। तो बात ये है कि बच्चों के साथ कनेक्शन आप बिल्ड नहीं करते और आप सिर्फ ये एक्सपेक्ट करेंगे वो आपकी इज्जत करें। क्यों करें वो आपकी इज्जत जब आप इज्जत के काबिल ही नहीं हैं? आप उनको वो रिस्पेक्ट दे ही नहीं रहे या उनको वो मोहब्बत ही नहीं दे रहे, और आप सिर्फ बदले में अपना डिमांड कर रहे हैं, अपने इमोशंस को सेटिस्फाई, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लगे हुए हैं कि मेरा बच्चा मेरी इज्जत करे, मुझे सारों के सामने अ, वो नंबर अच्छे ले। एक तो ये नंबरों वाली गेम पता नहीं कहाँ से हमारे मुआशरे में आ गई है। मुझे ज़रा थोड़ी सी जाके हिस्ट्री पढ़ें और स्टैट्स देखें कितने जो ये जिन्होंने मेडल्स लिए हैं या गोल्ड मेडल लिए हैं या जिन्होंने बड़े बड़े कोई फर्स्ट आते रहे अपने, जाके आज उनकी ज़िंदगियां देख लें, उनसे ज़्यादा अच्छे पोस्ट पे वो बैक बेंचर्स लगे हुए जी। हैं, और ये गोल्ड मेडलिस्ट जाके उनके अंडर काम कर रहे होते हैं फिर बाद में कि भाई सानू भी ज़रा नौकरी दे दो। जी। जी। तो सर यहाँ पे आज का पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब करें ऑजी डायरीज़ को। आप पहले ही बड़ा प्यार दे रहे हैं, थोड़ा सा और प्यार दें हमें, और ऐसे ही हम और अच्छी पर्सनालिटीज़ को आपके सामने लेते आएंगे, और इंशाल्लाह बुक्स का भी जो सिलसिला है उसको भी कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। सर ऑडियंस को सलाम अस्सलाम कहें। वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।